ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग भी हम देख रहे हैं कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1.5 टू 2 डिग्रीज बढ़ चुका है। थर्ड पॉइंट जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं या जिसके बारे में कन्फ्यूजन है, वो पॉइंट है हमारा बेटर परफॉर्मेंस। तो बेटर परफॉर्मेंस इस सेंस में कि हमें लगता है कि आईसी इंजन का पिकअप अच्छा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर का अगर पिकअप की हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक मोटर का पिकअप हमें जानबूझ के कम करना पड़ता है, ताकि हम एक सस्टेनेबल पिकअप बना सकें, जिसे हम कहते हैं कि इस गाड़ी का पिकअप अच्छा है। तो यूजुअली बेटर परफॉर्मेंस, डायनामिक परफॉर्मेंस की जब बात आती है, तो इलेक्ट्रिक मोटर आईसी इंजन से काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा CO2 एमिशन अगर हम गैसोलीन का देखें, गैसोलीन मतलब पेट्रोल, क्रूड ऑयल का एक प्रोडक्ट है। गैसोलीन वर्ड इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर गैसोलीन शब्द का इस्तेमाल होता है। तो लगभग 9,000 ग्राम, 8,887 ग्राम CO2 पर गैलन एमिट होता है, और ये डीजल में और भी ज़्यादा है। अगर हम जनरल पैसेंजर व्हीकल की बात करें, तो एक साल में 4.6 मेट्रिक टन CO2 हमारा जनरेट होता है सिर्फ व्हीकल से। तो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग और क्रूड ऑयल और बेटर परफॉर्मेंस तीनों फैक्टर को मिला लें, तो हम देखते हैं कि ईवीज का आना स्वाभाविक भी है और फायदेमंद भी है। तो ये बेसिकली तीन मुख्य कारण हैं। अब अगर कंपैरिजन की बात करी जाए, तो कंपैरिजन आईसी इंजन का इलेक्ट्रिक व्हीकल से जब हम करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ईवीज में लगभग 200 मूविंग पार्ट्स होते हैं। टोटल मूविंग पार्ट्स, अगर मोटर को एक मूविंग पार्ट मान लेते हैं और टायर को एक, तो लगभग 200 मूविंग पार्ट्स होते हैं। और यहाँ पर आईसी इंजन में लगभग 1400 मूविंग पार्ट्स होते हैं, लगभग 1400 मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो जब इन दोनों फैक्टर्स को मैं इफिशियंसी के साथ मिलाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आईसी इंजन से काफी बेहतर इफिशियंसी होती है ईवीज की। यहाँ पर दो डायग्राम नीचे दिए गए हैं, जिस डायग्राम में इसे कहते हैं टैंक टू व्हील इफिशियंसी। टैंक टू व्हील इफिशियंसी से कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि टैंक में कितनी एनर्जी है और वो कितनी व्हील तक पहुंच रही है। तो अगर 15 किलोवाट आवर की बैटरी है, तो वो 95% उसमें से कन्वर्ट हो जाएगा टायर में, मोशन में, मतलब मोशन में टोटल कन्वर्जन 95% होगा। यहीं अगर आईसी इंजन की हम बात करें, तो 76 किलोवाट आवर की अगर है, तो वो कन्वर्ट सिर्फ 20% होता है। आपको पता होगा कि आईसी इंजन की इफिशियंसी 20-30% ही होती है। तो जितना भी पेट्रोल हम उसमें डालते हैं, उस पेट्रोल की एनर्जी डेंसिटी भले ही ज़्यादा हो बैटरी से, लेकिन कन्वर्जन रेट बहुत कम है। तो 80% वेस्ट हो रहा है और ईवीज में ओनली 5% वेस्ट हो रहा है। इसे बोलते हैं टैंक टू व्हील इफिशियंसी, और ये बहुत ज़्यादा होती है ईवीज में। ऑल्दो दूसरी भी एक वेल टू व्हील इफिशियंसी भी कहलाती है, पर उस पे हम अभी नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं ईवी मार्केट सर्वे में। जब हम ईवीज की सेल्स की बात करते हैं इंडिया की, तो यहाँ पर दो फिगर हैं, एक पाई चार्ट वाला है और एक हमारा बार प्लॉट है। इसमें हम देखेंगे कि 2021 में जहाँ 1,40,000 व्हीकल सेल हुए थे टोटल ईवीज। जब मैं ईवी की बात करता हूँ, उसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर कार्गो, ई कार, ई बस सब काउंट होता है। तो जब मैं यहाँ पर 2021 का डाटा देखता हूँ, तो 1,40,000 के करीब रहता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 2022 में आते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि लगभग जितनी सेल पिछले 5 साल में हुई थी, उतनी अकेली 2022 में हो चुकी है, जिसमें से लगभग 90% टू व्हीलर और थ्री व्हीलर है। थ्री व्हीलर मतलब जिसे हम ई रिक्शा कहते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारे लो इनकम स्टेट हैं, खासतौर से यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पर ईवीज की सेल सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर लगभग यूपी, बिहार में ई रिक्शा का 90% सेल होता है। उससे रोजगार भी जनरेट होता है और वो एक सस्ता भी पड़ता है लोगों को गांव में उससे कमाना। दूसरा, ई ई रिक्शा के अलावा यानी कि थ्री व्हीलर के अलावा दूसरा बड़ा मार्केट है टू व्हीलर मार्केट, जिसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों टाइप के व्हीकल हैं। रजिस्टर्ड व्हीकल हम उसे कहते हैं जिसे जो पॉपुलर कंपनीज बनाती हैं, हीरो, ओला या एथर। अब यहाँ पर भी आप एक शॉकिंग चीज ये है कि टीवी में, मार्केटिंग में ओला का काफी ज्यादा नाम है, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि हीरो इलेक्ट्रिक के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है।
अनरजिस्टर्ड में टूनवाल करके एक कंपनी है जो टू व्हीलर्स बनाती है जनरली डिलीवरी बॉयज के लिए, इसे अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में कहा जाता है। थ्री व्हीलर में मेन मार्केट महिंद्रा इलेक्ट्रिक के पास है और वाईसी इलेक्ट्रिक के पास है। थ्री व्हीलर की लगभग 1,80,000 यूनिट्स बिक चुकी हैं। फोर व्हीलर अभी इंडिया में कम है और हम जानते हैं कि ज्यादातर आपको गाड़ी टाटा की ही दिखेगी, तो वहां पर नाम आता है टाटा नेक्सॉन का। टाटा नेक्सॉन काफी पॉपुलर गाड़ी है और एमजी मोटर्स की जेड भी एक गाड़ी है जो कि पॉपुलर है। जहां तक बसों की बात है तो अभी इंडिया में काफी कम बसेस हैं ईवीज की, मात्र 1200, और शायद आज की डेट में 2 से 3 हजार हो गई होंगी। तो ये 2022 का डाटा है। तो अभी 1200 में से मेजर जो मार्केट है वो टाटा मोटर्स के पास है, अशोक लेलैंड और पीएमआई इलेक्ट्रो मोटर्स करके एक कंपनी है उसके पास। तो ये पॉपुलर मार्केट लीडर्स हैं और इससे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है जब ईवी के लिए जॉब के लिए अप्लाई करना है। आपको यहाँ से एटलीस्ट कंपनीज के नाम पता चल जाएंगे। ओके, अब आते हैं व्हीकल कैटेगरी के बारे में। तो व्हीकल कैटेगरी को डिफाइन करता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, आईकैट करके बोलते हैं इसे। ये टू व्हीलर में दो कैटेगरी बताता है, L1 L2। वो डिपेंड करता है कितने किलोवाट का मोटर है और कितनी स्पीड उसको देना है। लेकिन 90% जो आपको व्हीकल दिखेंगे वो L3 कैटेगरी के ई रिक्शा दिखेंगे, जहाँ 2 किलोवाट से कम की मोटर और 25 किलोमीटर पर आवर से कम की स्पीड होगी उसकी। ओके, तो लगभग 90% L3 कैटेगरी के होंगे और L1 कैटेगरी के होंगे। ओके, अभी ई रिक्शा में जो लोडर आ रहे हैं, ई लोडर, वो L5 कैटेगरी की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें 3-4 किलोवाट तक की मोटर लगा सकते हैं और स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो सकती है। फोर व्हीलर की कैटेगरी M1 M2 M3 L7 करके होती है, पर अभी आप लोगों के लिए इतना समझना जरूरी है कि L3 L5 बहुत पॉपुलर है, आप ये शब्द अक्सर सुनते रहेंगे। सेकेंड पार्ट हमारा है ESS और BMS। ESS एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और BMS में हमने ये 4 पॉइंट पे ध्यान देना है। ओके, ये 4 पॉइंट हैं: एनर्जी सोर्स, लिथियम सेल क्यों इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर बैटरीज क्या है, और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा नमूना। तो जब भी व्हीकल में एनर्जी की बात होती है तो एनर्जी आज की डेट में हम पेट्रोल, नेचुरल गैस से लेते हैं, लगभग ये रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम लोग बैटरी से लेते हैं, और जो हाइब्रिड व्हीकल रहते हैं वो कहीं इन दोनों का कॉमन रहता है, उसमें इंजन भी होता है और मोटर भी होती है। उनकी पावर शेयरिंग होती है जितनी भी होगी। अगर 30% यहाँ से पावर आ रहा होगा तो 70% आईसी इंजन से आ रहा होगा। और ये जो चौथा टाइप का व्हीकल है ये है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये हाइड्रोजन पे बेस्ड है और इसका और बैटरी ईवीज का डायरेक्ट कंपटीशन है मार्केट में, क्योंकि बैटरी को रिप्लेस करने का ऑप्शन फ्यूल सेल ही है। ओके, तो अब इसमें जब भी मैं एनर्जी स्टोरेज की बात करता हूं तो हमें सिर्फ बैटरी के बारे में पता रहता है, लेकिन उसके अलावा फ्यूल सेल और अल्ट्रा कैपेसिटर भी होते हैं। लेकिन इतने सारे बैटरीज में से आपने शायद लेड एसिड बैटरी का नाम सुना होगा, जो घरों में इस्तेमाल होती है या इन्वर्टर में इस्तेमाल होती है। और लिथियम बैटरीज क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया है, तो लिथियम बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा। फ्यूचर बैटरीज की अगर हम बात करते हैं तो मेटल एयर बैटरी या सोडियम बीटा बैटरीज की आपको नाम सुन लेना चाहिए, ऑल्दो उसकी टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग लिथियम बैटरीज तक ही सीमित रहेंगे। बैटरी इन यूज, तो जितनी भी अभी गाड़ियां मार्केट में आप देख रहे हैं, चाहे टाटा नेक्सॉन हो, टेस्ला की मॉडल एस हो, या निसान लीफ हो, hyundai आयोनिक हो, ये सब लोग एक ही बैटरी यूज कर रहे हैं, लिथियम फैमिली की बैटरीज, लिथियम आयन बेस्ड बैटरीज। अब वो लिथियम आयन कैसे किसके साथ उसको एनोड या कैथोड बना रहे हैं वो डिफरेंट मैटर है, पर लिथियम उसका एक की कंपोनेंट है। चाहे कार कोई भी हो, लिथियम की कंपोनेंट है। बैटरी की कैपेसिटी 6 किलोवाट आवर की हो, चाहे 100 किलोवाट आवर की हो, लेकिन की कंपोनेंट हमारा क्या है, लिथियम। टाटा नेक्सॉन भी लिथियम फैमिली की LFP बैटरी का इस्तेमाल करता है, जो कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी होती है, लेकिन उसमें भी लिथियम कॉमन फैक्टर है। ओके, तो लिथियम आप समझ सकते हैं कि लिथियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यह है कि लिथियम ही क्यों? क्योंकि जब हम एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं कि कितने कम वॉल्यूम में कितना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी आएगा और कितना हल्का वो होगा,
तो उसमें लिथियम आयन सबसे टॉप पे रहता है। लिथियम मेटल भी है लेकिन वो अनसेफ है। लिथियम आयन के कुछ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर्स काफी सेफ हैं, जैसे LFP जो टाटा नेक्सॉन में लगा है। LFP सेफ इसलिए क्योंकि वो जलता नहीं है या फटता नहीं है, या उसकी थर्मल कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, तो लिथियम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी डेंसिटी ज्यादा है, कम में ज्यादा आ जाता है इसलिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका रीजन है। इसके अलावा लिथियम आयन फैमिली के बहुत सारे कंपोनेंट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, जिसमें से ये दो पॉपुलर हैं, LFP और NMC। लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड, ये बहुत पॉपुलर है। और LFP लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट हमारा किस में इस्तेमाल होता है? हमारा टाटा नेक्सॉन में यही बैटरी लगी है, लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी। इसकी थर्मल स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है NMC से, तो इसलिए इसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक फिगर है, ये लास्ट में जो पिंक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिक पावर ज्यादा है और सेफ्टी भी ज्यादा है, तो सेफ्टी की वजह से इसे चुना गया। वहीं अगर ये ग्रीन फिगर हम देखेंगे, तो इस ग्रीन फिगर में हम देखेंगे कि स्पेसिफिक एनर्जी तो NMC की ज्यादा है लेकिन सेफ्टी कम है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सेफ्टी चाहिए कि एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो टाटा ने शायद, क्योंकि टाटा सेफ्टी के लिए काफी फेमस है, तो यहाँ पर टाटा ने इसे प्रेफर किया कि उन्होंने ये सोचा कि स्पेसिफिक एनर्जी थोड़ी कम हो जाए लेकिन सेफ्टी हमें ज्यादा चाहिए। ठीक है, यहाँ पर और भी फैमिली मेंबर्स हैं लेकिन ये दोनों पॉपुलर हैं, LFP और NMC। ये कोड वर्ड इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो लिथियम का L, आयरन Fe लिखते हैं तो F, और फॉस्फेट से P। इसी तरीके से NMC बैटरी का भी यहाँ पर आता है। तो LFP क्यों क्यों यूज होती है? क्योंकि उसकी थर्मल स्ट्रेस काफी ज्यादा है। ओके, तो ये हमारा है। अब फ्यूचर की बैटरीज कौन सी हैं? अगर लिथियम आयन नहीं तो फिर कौन सी ऐसी बैटरीज हैं जो उससे भी ज्यादा एडवांस हैं, उससे भी ज्यादा डेंस हैं, पावर डेंसिटी में, एनर्जी डेंसिटी में? तो वो आती है मेटल एयर बैटरीज। तो मेटल एयर बैटरीज में खास तौर से सोडियम एयर या एल्यूमिनियम एयर या लिथियम एयर। ओके, लेकिन लिथियम एयर या लिथियम मेटल बैटरीज काफी अनसेफ हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी डेंसिटी काफी ज्यादा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम एयर की भी डेंसिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होता क्या है कि एक साइड जो कैथोड होता है, हमें पता है कि बैटरी में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, और बीच में हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो हमारा एक कैथोड रहेगा मेटल का, दूसरा एनोड रहेगा एयर का, और बीच में कुछ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल रहेगा। ओके, तो ये हमारी मेटल एयर बैटरीज है। तो इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि लिथियम एयर, सोडियम एयर और एल्यूमिनियम एयर, 3 बैटरीज काफी पॉपुलर है। इसके अलावा सोडियम बीटा बैटरी भी काफी फेमस हो रही है। एक कंपनी है BASF, इन्होंने एक बैटरी अभी डेवलप करी है जिसका नाम है NAS। तो ये सोडियम बीटा बैटरीज बोलते हैं इसे। ये हाई टेम्परेचर में फंक्शन करने के लिए बहुत अच्छी है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सोडियम मेटल तो हमने बात कर ही ली है कि सोडियम मेटल या सोडियम बीटा बैटरीज। ठीक है, तो ये दोनों काफी पॉपुलर बैटरीज, ये 3 अभी आप फ्यूचर में इनका नाम सुन सकते हैं, या इनमें से किसी एक को आप मार्केट में भी देख पाएंगे, या तो सोडियम मेटल्स या सोडियम बीटा या मेटल एयर बैटरीज को। ओके, तो ये 3 पॉपुलर बैटरी सेगमेंट है। अब अ, हमारा बात करते हैं कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब आपके पास सेल्स तो हैं, आपके पास एक सेल है, 2 सेल है, और ऐसे लगभग एक बैटरी में कम से कम 100 सेल्स होते हैं। 100,000, 10,000 सेल्स भी हो सकते हैं, बैटरी के साइज पे डिपेंड करता है। तो क्या सभी सेल्स हेल्दी हैं? पहला सवाल। अगर सभी सेल्स हेल्दी हैं तो क्या सभी सेल्स का प्रोटेक्शन, उनका परफॉर्मेंस बराबर है? तो दूसरी चीज ये है कि क्या सभी से चार्ज बराबर निकल रहा है? तो ये सबको देखने के लिए एक मैनेजर रखा जाता है। जैसे हर कंपनी में मैनेजर होता है, वैसे इन बैटरीज का एक मैनेजर होता है जिसको हम बोलते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के 4 काम होते हैं। एक तो ये बैटरीज का प्रोटेक्शन करता है। दूसरा, डायग्नोस्टिक्स, मतलब बैटरी की लाइफ कहीं खराब तो नहीं हो रही है, अगर खराब हो रही है तो कौन सा वाला बैटरी को हटाना है, कौन से सेल को हटाना है, किसका इस्तेमाल कम करना है। तो ये हुआ डायग्नोस्टिक्स। थर्ड है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं। और फोर्थ है इंटरफेस। इंटरफेस किसके साथ? जो व्हीकल का ब्रेन है,
अभी उसके बारे में लास्ट में राहुल सर आपको बताएंगे कि जो व्हीकल का मेन ब्रेन जो रहेगा, जहाँ से सारा कंट्रोल चलेगा, उसके साथ बीएमएस को कंटिन्यूअसली मैनेजमेंट करते रहना है, कंटिन्यूअसली इंटरफेस करना है। तो इसके 4 काम है, प्रोटेक्शन करेगा, डायग्नोसिस करेगा, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करेगा और इंटरफेस करेगा। तो ये एक तरीके से बैटरी सेल्स का मैनेजर है और इसका काम है चार्जिंग को कंट्रोल करना, कहीं ज़्यादा करंट तो नहीं आ रहा है, कहीं ज़्यादा करंट मोटर तो नहीं ले रही है। ये सारे सवाल का जवाब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में रहता है। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। सॉफ्टवेयर पार्ट में बैटरी का मॉडल बनाते हैं, स्टेट को एस्टिमेट करते हैं। स्टेट मतलब उसका क्या चार्ज का हेल्थ सही है, या सेल की हेल्थ सही है, सेल में बराबर चार्ज है, कहीं सेल में 0 चार्ज तो नहीं हो गया। ये सब होता है एस्टिमेशन। और फॉल्ट का डिटेक्शन और डाटा स्टोरेज, ये 4 काम सॉफ्टवेयर के होते हैं। तो यही वो पोर्शन है सॉफ्टवेयर का जहाँ पे बीएमएस में एआई या एमएल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास बहुत सारा डेटा होता है, उसका इस्तेमाल करके आप कोई एल्गोरिथम लगा के आप ये जनरेट करते हैं कि सेल सही काम कर रहा है, कहीं इसको ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत तो नहीं है या इसको कम चार्ज की ज़रूरत तो नहीं है। ये सब इधर सॉफ्टवेयर पार्ट है। हार्डवेयर पार्ट में क्या होगा, सेंसर होंगे, वो सेंसर सेंस करेंगे सेल का वोल्टेज, सेल में कितना करंट जा रहा है या उससे निकल रहा है, सेल का टेम्परेचर कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, क्योंकि बढ़ेगा अगर टेम्परेचर तो सेल के फटने के चांस होंगे। चार्ज डिस्चार्ज सर्किट, सेफ्टी सर्किट और डाटा एक्विजिशन सर्किट, तो ये सारे सर्किट्स हैं। ओके, तो ये हार्डवेयर पार्ट्स हैं आपके। और बीएमएस कुछ इस प्रकार का दिखता है, जिसमें इनपुट जो रहता है वो करंट सेंसर, वोल्टेज सेंसर, टेम्परेचर सेंसर रहता है। वो अपना बैटरी पैक ये है, तो बैटरी पैक से सब सेंस करेगा। एस्टिमेशन होगा, चार्ज का एस्टिमेशन होगा, हेल्थ का एस्टिमेशन होगा, मतलब चार्ज कितना है और हेल्थ कैसी है बैटरी की, उसके हिसाब से वो कैन बस, मतलब ये कम्युनिकेशन बस होती है, ये आपका डाटा देगा आउटपुट को। आउटपुट में वो उसको जो भी करना है वो करेगा। मान लो उसे सेफ्टी फीचर ऑन करना है, वो सेफ्टी फीचर ऑन करेगा। आउटपुट में अगर उसे लग रहा है कि सेल बैलेंसिंग करनी है, सेल बैलेंसिंग मतलब एक सेल में ज्यादा चार्ज है, एक में कम चार्ज है, तो बैलेंस कर देगा। जैसे एक बाल्टी में ज्यादा पानी है, दूसरी में कम है, तो ज्यादा वाली से कम वाली में पानी डाल के बराबर कर देंगे, तो उसे हम सेल बैलेंसिंग बोलते हैं। डैशबोर्ड को भेजेगा, डैशबोर्ड मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपके डैशबोर्ड में आएगा ना कि इस बैटरी पैक की हालत खराब है, इसे चेंज करो। डायग्नोस्टिक करेगा, सेफ्टी करेगा, कूलिंग करेगा। तो इनपुट में 3 चीजें रहती हैं, करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर। बीच में हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट है जो उसकी चार्ज की हेल्थ देखेगा, स्टेट ऑफ चार्ज, स्टेट ऑफ हेल्थ, थर्मल देखेगा कि कहीं गर्म तो नहीं होगी। उसके बेसिस पे कैन बस मतलब कम्युनिकेशन बस के थ्रू भेजेगा डाटा, जिस भी सर्किट को भेजना है चाहे यूजर को भेजना है। ओके, तो ये हमारा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट फंक्शनल ब्लॉक है। ओके, अब हमारा लास्ट पार्ट है और ये काफी लाइट पार्ट रहेगा। तो इसमें हमें बस इतना देखना है कि चार्जर्स के पावर लेवल कौन से होते हैं और कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि आप ऐसे ही चार्ज नहीं कर सकते घर के सॉकेट से। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हमें बनाने पड़ते हैं ईवीज में। टाइप ऑफ चार्जर कितने हैं और फ्यूचर चार्जिंग मोड्स कैसे हैं, मतलब क्या ग्रिड वायरलेस चार्जिंग आने वाला है या कैसा दिखता है वैसा। और फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि जो अगर 1 लाख लोग एक साथ व्हीकल को चार्ज करेंगे तो ग्रिड पे लोड आएगा। तो वो ग्रिड के चैलेंजेस अपने चैलेंजेस हैं। तो कोई अगर पावर सिस्टम इंजीनियर है, उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब ईवीज एक साथ चार्ज होंगी रात को या कभी भी मॉर्निंग में या ऑफिस आवर में, तो ग्रिड को कैसे संभालना है, ग्रिड कहीं कोलैप्स ना कर जाए या किसी एक पर्टिकुलर सब स्टेशन पे लोड ना आ जाए। ओके, तो चार्जिंग स्टैंडर्ड के बारे में जब भी बात करते हैं तो 2 स्टैंडर्ड्स हैं, एसएई एक संस्था है और आईईसी एक संस्था है। ये दोनों स्टैंडर्ड्स तय करती हैं, जिसमें से आईईसी पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि एसएई के जो J1772 स्टैंडर्ड्स हैं वो ही ज्यादातर पॉपुलर हैं, खास तौर से एसी लेवल पे। तो अगर आपका चार्जर 2 किलोवाट से कम है तो हम बोलते हैं ये टाइप लेवल 1 चार्जिंग है। ओके, अगर आपका चार्जर 20 किलोवाट से कम है तो हम बोलते हैं कि लेवल 2 चार्जिंग है। अगर वो 80 किलोवाट तक का डीसी चार्जर है तो हम बोलते हैं डीसी लेवल 1 है। और अगर वो 400 किलोवाट का चार्जर है तो डीसी लेवल 2 है। अब ऐसा नहीं है कि 400 किलोवाट से ऊपर के चार्जर नहीं होते, पर ये स्टैंडर्ड 2010-2015 में रिवाइज हुए थे, तो उस समय तक 400 किलोवाट काफी बड़ी बात होती थी।
आज के समय में 900 किलोवाट तक चार्जिंग हो जाती है। तो 900 किलोवाट का मतलब कि 5 मिनट के अंदर आपका जो कितना भी बड़ा बैटरी बैंक होगा वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है। आईसी के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, बेसिक सॉकेट, मोड 3 टाइप चार्जिंग मतलब 43 किलोवाट तक की, और मोड 4 डीसी चार्जिंग। तो हम लोग बात करेंगे SAE J1772 स्टैंडर्ड की बस। आपको चिंता करने की बात नहीं है, ये सारा का सारा मटेरियल मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके बाद एक फीडबैक फॉर्म होगा, फीडबैक फॉर्म भरने के बाद आप ये पीपीटी ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं। ओके। तो चार्जिंग के पावर लेवल्स कौन से हैं? पावर लेवल, लेवल 1 जैसे कि मैंने बताया कि घरों में जो इस्तेमाल होगा 1.9 किलोवाट तक होगा। लेवल 2 जो पब्लिक में इस्तेमाल होगा और 20 किलोवाट से कम का होगा। और लेवल 3 हमारा है 100 किलोवाट। ओके। तो या उससे ऊपर। तो यहाँ दो में तो आप देख रहे हैं कि कनेक्टर SAE का है, और लास्ट में हमारा अलग टाइप के कनेक्टर है। तो लेवल 1 2 3 होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें। कनेक्टर्स बहुत प्रकार के होते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में कुछ चल रहा है, जापान में कुछ चल रहा है, यूरोप में कुछ चल रहा है, सबके साइज अलग अलग हैं। कनेक्टर मतलब जो कार में फिट होता है। लेकिन इंडिया में जो कनेक्टर यूज होता है उसे टाइप 1 और टाइप 2 बोलते हैं। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि टाइप 1 चार्जर जो होता है उसमें 5 पिन होती है। 5 पिन मतलब यहाँ पर अगर कहीं होगा तो जैसे ये है। तो ये नंबर 1 2 3 4 5। और टाइप 2 चार्जर में 7 पिन होती है। तो 7 पिन मतलब 1 2 3 4 5 6 और बीच में 7। इन पिन्स का अपना अपना मतलब होता है, कोई कम्युनिकेशन के लिए होती है, कोई सेफ्टी के लिए होती है, कोई पावर के लिए होती है। तो ये तो होता है एसी में। तो एसी में होता है टाइप 1 टाइप 2। अब डीसी के अपने हैं। डीसी के जैसे चाइना में जीबीटी चलता है, यूरोपियन यूनियन में सीसीएस चलता है, जापान में चेडमो चलता है, और यूएस में CCS1 चलता है। ठीक है। तो ये अपने अपने चार्जर्स अपने बना रखे हैं। और टेस्ला क्योंकि सब लोगों से अलग है तो उसने अपना चार्जर बना रखा है। ठीक है। टेस्ला का चार्जर कुछ इस प्रकार का दिखता है, डीसी चार्जर होता है, मतलब ये प्लस ये माइनस। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इंडिया में हम टाइप 1 टाइप 2 करते हैं। तो ये किसके हिसाब से है? सिंपल सी बात ये है कि टाइप 1 चार्जर में 5 पिन होती है, टाइप 2 में 7 पिन होती है। ठीक है। सिंपल याद रखने का तरीका ये है। लेकिन भविष्य तो ऐसा नहीं होगा कि सब अपना अपना चार्जर बना रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे चैडमो जापान में चल रहा है, जीबीटी चाइना में चल रहा है, चैडमो हमारा जापान में चल रहा है। चाओजी फ्यूचर का है। ये जो बगल में आप देख रहे हैं इसे चाओजी बोलते हैं, मतलब एक्चुअली में वहां पर क्या नाम बोलते होंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग इसे अभी चाओजी नाम से बोल सकते हैं। CCS हमारा यूएस में चलता है। तो अल्टीमेटली ऐसा कहा जाता है कि 2030-35 तक एक ही चार्जर होगा, जिसका नाम कुछ भी, उसका कुछ भी नाम हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जापान और चाइना भले ही कितने बड़े दुश्मन हो, लेकिन साथ में उन्होंने एक चार्जर पे सेटलमेंट कर लिया है जिसका नाम है चाओजी। ये 900 किलोवाट का चार्जर है। जैसा कि मैंने बताया 900 किलोवाट बहुत ज्यादा होता है। तो ये 5 सेकंड में आपकी गाड़ी को पंप कर देगा। ओके। अब चार्जर के टाइप उस बात पे डिपेंड करते हैं कि चार्जर किस प्रकार का है। अगर चार्जर एक बारी में ग्रिड से पावर कार की तरफ जा रही है तो हम बोलेंगे यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही तरफ पावर फ्लो हो रहा है। और बाई डायरेक्शनल मतलब अगर चार्जर गाड़ी में पावर दे भी सकता है और ले भी सकता है तो हम बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। तो काफी सिंपल है ये। तो दो टाइप के चार्जर होते हैं, यूनि डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। फिर दूसरे टाइप के होते हैं ऑफ बोर्ड और ऑन बोर्ड। क्या चार्जर गाड़ी के अंदर लगा है? तो अगर चार्जर गाड़ी के अंदर लगा है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, तो चार्जर अगर गाड़ी के अंदर लगा है तो आप सीधे 3 फेज कनेक्शन देंगे और चार्जर अपना काम करेगा। लेकिन अगर चार्जर गाड़ी के बाहर लगा है तो उसे बोलेंगे ऑफ बोर्ड चार्जर। ऑफ बोर्ड चार्जर जनरली बड़े चार्जर होते हैं, लेवल 3 के या डीसी चार्जर्स, जहां पर पावर रेटिंग जैसे 100 किलोवाट 200 किलोवाट है, तो वहां पर चार्जर गाड़ी के अंदर नहीं आ सकता। तो ज्यादातर जो बड़े चार्जर हैं लेवल 3 के, वो यहाँ पर रहते हैं। ठीक है। बाहर रहते हैं, ऑफ बोर्ड रहते हैं। ऑन बोर्ड कौन से रहते हैं? छोटे चार्जर, लेवल 1 लेवल 2। और फ्यूचर स्टिक अगर हम देखें तो एडवांस चार्जर जो टेक्नोलॉजी है वो, ये दो टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर है। एक इंटीग्रेटेड चार्जर, मतलब मोटर ही अपने आप चार्जर बन जाएगा, पहला ये। और दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। तो इंटीग्रेटेड चार्जर का फायदा ये है कि हमको करंट, मतलब हमको एक मोटर लगानी है और कन्वर्टर लगाना है। वो जब वो गाड़ी चलेगी तो मोटर कन्वर्टर ड्राइव बन जाएगा, और जब गाड़ी रुकेगी तो वही मोटर कन्वर्टर चार्जर का काम करेगा। तो ये इंटीग्रेटेड चार्जर होगा।
वायरलेस चार्जर कौन सा होता है कि गाड़ी आपकी खड़ी रहेगी, रोड के नीचे कोई प्लेट रहेगी और वो वायरलेस चार्जिंग करेगी, जो अभी मोबाइल्स में आ चुकी है। कई हाई एंड मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये दोनों फ्यूचरिस्टिक चार्जिंग है। तो इसमें इंटीग्रेटेड और वायरलेस दोनों पे काम हो रहा है और शायद ये जल्दी ही किसी न किसी उसमें आएंगे। अब लास्ट हमारी स्लाइड है अनकोऑर्डिनेटेड, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अनकोऑर्डिनेटेड चार्जिंग हो गई। तो अनकोऑर्डिनेटेड चार्जिंग इसे कहते हैं कि 50 लोग बैठ के अभी चार्ज कर रहे हैं, फिर अगले 1000 लोग बैठ के अलग चार्ज कर रहे हैं, तो ग्रिड को पता नहीं है कि कब लोड आने वाला है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा काम करना है ग्रिड लेवल पे। दूसरा यह है कि अगर कोऑर्डिनेटेड चार्जिंग भी हो गई, अगर हमें पता भी चल गया, तो मान लो अगर ईवी का पेनिट्रेशन ज्यादा हो गया, आज सड़क पे 1000 में से मात्र 20-30 ईवी है, लेकिन अगर 1000 में से 700 ईवी हो गई, तो क्या ग्रिड पे लोड पड़ेगा? तो मेनली ये भी ग्रिड प्रॉब्लम है। और भविष्य की प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं अभी। अगर आप दिल्ली से जयपुर या बॉम्बे से बेंगलोर जाना चाहते हैं, तो आपको रास्ते में कई जगह चार्जिंग स्टेशन चाहिए, वो अभी अवेलेबल नहीं। तो ये स्लाइड अभी इतना ही है मेरी तरफ से। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में ले लेंगे और बाद में हम ग्रुप्स में भी बात कर सकते हैं। ओके, तो मेरी तरफ से इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा वो अभिषेक सर की तरफ से रहेगा। तो अभिषेक, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख सकते हैं पेपर में, और उसे लास्ट में हम लोग सेशन रखेंगे। तो अभी अभिषेक सर देंगे, तो मैं स्लाइड्स को शेयर करना बंद करता हूँ। सर आप शेयर कर पा रहे हैं? हेलो अभिषेक सर, हाँ यस सर। आप शेयर कर पा रहे हैं? हाँ ओके, यस हो रहा है। ठीक है सर, गो ऑन। मैं स्लाइड इज विजिबल टू ऑल। हेलो, हाँ सर, दिख रही है। सभी को स्लाइड दिख रही हैं? ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, हम ईवी पावर ट्रेन्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। माई सेल्फ, मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है, मैं IIT दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और शुभम सर ने जो आपको ब्रीफ एनालिसिस बताई रिगार्डिंग टू द बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड वेयर द थिंग्स विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर। Now, my aim for this session is to deep बहुत ज़्यादा जाना है मोटर्स के अंदर में, देखना है कि क्या-क्या टेक्नोलॉजीज मोटर्स में चल रही हैं, कौन सी टाइप ऑफ द मोटर्स मार्केट में रेडली अवेलेबल है और चैलेंजेस क्या-क्या है। ठीक है। Then the first slide is the behavior of the current scenario of the job markets. हमने बचपन से ही अपने माँ-बाप से सुना है, मूवीज़ देखी है कि जैसे कि आजकल चल रहा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब लोग चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ करें, घूमने जाएँ, घूमते-घूमते पैसे कमाएँ और फूड ब्लॉगिंग करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सब जो जो भी इंडिया का जो यूथ है, युवा है, वो एक जगह जाएगा, एक ही जगह जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। क्योंकि उनमें आपस में इतना कॉम्पिटिशन हो जाएगा, तो वो एक एक्सेल की तरफ जाएँगे। लेकिन जो आपको अभी ज़रूरत है, लाइक इंडिया को अभी टेक्नोलॉजी की काफ़ी नीड है, तो उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमें यूथ को टेक्निकली साउंड होना बहुत ज़रूरी है। सो हमें इन्फ्लुएंस के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ के हमें अपने बेसिक चीज़ों पे काम करने हैं। जैसे कि सपोज़ आपने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लिया, तो वहाँ पर आपने देखा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। तो मान लीजिए 10 बच्चों में से 4 बच्चों का इंटरेस्ट है कि नहीं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो उनको दूसरे जगह से भटक नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपने आप को टेक्निकल में इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे कि एक मूवी है, कॉमेडी मूवी है राजा बाबू, उसमें लड़की के रिश्तेदार वाले आते हैं, देखते हैं कि लड़का अ, नेता भी है, वो पुलिस में इंस्पेक्टर भी है, वो डॉक्टर भी है, लॉयर भी है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फ़ोटोज़ में ना इंजीनियर्स दिख रहा है, ना टेक्नोक्रेट्स दिख रहा है, क्योंकि ये बात थी पुरानी। अब ज़माना जो चल रहा है, वो बहुत फ़ास्ट ज़माना हो गया है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी गैप आ रहा है। हमारे जो बचपन से हमारे माँ-बाप हमें जो बताते आ रहे हैं या जो हम सोशल सराउंडिंग में रहते हैं, वो सराउंडिंग हमें टेक्निकली साउंड नहीं बना रहा है। मतलब वो चाह रहा है कि हम इन्फ्लुएंस होके उस जगह में काम करने लग जाएँ, जहाँ पर हमें ज़रूरत ही नहीं है।
इसीलिए इस जगह में यदि आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है तो 2 रास्ते हमारे पास आते हैं। एक तो है गवर्नमेंट जॉब के लिए, दूसरा है टेक्निकल जॉब। और टेक्निकल जॉब में भी कोर डेप्थ जॉब है जिसमें मोटर्स की इंडस्ट्रीज़ हैं और जैसे लाइक आप बजाज ऑटो देख लीजिए, वहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सेगमेंट्स में। टाटा पावर्स है, टाटा मोटर्स है और ऐसे करके बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पर रिसेंट रिक्वायरमेंट्स टेक्निकली साउंड लोगों की रिक्वायरमेंट है। जो फिगर 3 है इसमें हम देख रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट 2020 के अराउंड बहुत ज़्यादा शार्पली 25% युवा हमारा जो था, जिसका एज 15 से 19 साल है, वो 53.5% अनएम्प्लॉयड है। और जैसे-जैसे एज बढ़ रही है मतलब स्टार्टिंग में उसे नॉलेज नहीं रहता, उसके बाद जब वो एक्सपीरियंस गेन करता है तो उसका एम्प्लॉयमेंट रेट धीरे-धीरे कम होता है, मतलब उसको कहीं न कहीं नौकरी मिल जाती है। लेकिन हम यदि बात करें 2000 मार्च 23 की, तो एम्प्लॉयमेंट रेट 7.3% है, जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। एम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री का यदि 5% से अबव होता है, तो इसका मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी गैप है, लोगों में आपस में वो चीज़ों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, या तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे युवा एक ही फ्लो में आगे बढ़ जा रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी चीज़ों पे काम करना है। दूसरा, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हम यदि सीन करें, दिस इज़ द चार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये प्रिडिक्ट दिखा रहा है, जो रेड कैंडल आप देख रहे हो बड़ी-सी, जो बार देख रहा है रेड, उसमें ये बता रहा है कि इंडिया हम अभी भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन में है और 2030 में हमारे आस-पास भी कोई नहीं रहेगा और फ्यूचर में भी हम बहुत ज़्यादा आगे पॉपुलेशन में बढ़ रहे हैं। तो हमारे क्या है, हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, जिसके कारण क्या कर रहे हैं, हम ग्रीन हाउस गैसेज़ का एमिशंस भी कर रहे हैं। तो ईवीज़ का कहने का मतलब आ गया कि क्या हम जो रॉ मटेरियल हमें जो अर्थ से ज़मीन से मिल रहा है, क्या हम उसको डिग ना करके हम ऐसी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हों जहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस भी कम हो और उसके साथ-साथ वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। तो वहाँ हम बात करते हैं ईवीज़ की। नाउ अब इंडिया में क्या है, यदि हम इंडिया का रजिस्ट्रेशन देखें व्हीकल का, एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का डाटा है ये। ये डाटा बताता है कि 2020 जब कोविड टाइम हुआ था तो क्योंकि उस समय लॉकडाउन लग गया था, तो सडनली व्हीकल रजिस्ट्रेशन इंडिया में ड्रॉप हो गया और नाउ 2020-21 जब लॉकडाउन ओपन हुआ, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो 14% तक गया। जो कि एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन की बात करें, तब वहाँ पर 8 टू 9% व्हीकल रजिस्ट्रेशन इंडिया में हो रहे थे। फिर सडनली जंप हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि दिस इज़ द न्यू अपॉर्च्युनिटी, अभी फिर से चीज़ें खरीदते हैं या चीज़ें सही हो जाएँगी, तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। नाउ इंडिया में व्हीकल क्लास की बात करें, तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस के व्हीकल हैं, थ्री व्हीलर हैं, गुड हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मोबाइल क्लिनिक व्हीकल्स हैं, लाइब्रेरी वैन्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स और उनके एप्लीकेशंस अलग-अलग हैं। तो यदि हम देखें तो गुड और कैरियर्स का सबसे ज़्यादा एरिया है, जो ग्रीन एरिया आपको दिखते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ट्रैक्टर्स हैं। मतलब फार्मर्स जो हैं वो ट्रैक्टर्स खरीदते ही हैं। उसके बाद जो रेगुलराइज़ एरिया है जिसमें हम बोलते हैं कि ज़्यादा उसमें मार्केट में पकड़ नहीं है मतलब गवर्नमेंट की, वो हो उसको बोलते हैं ई-रिक्शा एप्लीकेशन। क्योंकि ई-रिक्शा का कितने नंबर ऑफ ई-रिक्शा जंप हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इसका कोई भी अभी तक एक पॉलिसी नहीं आई है जिसमें इसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए ई-रिक्शा को। तो ई-रिक्शा इज़ आवर मेन टारगेट है व्हीकल सेगमेंट इंडियन रजिस्ट्रेशन में। दूसरा ट्रैक्टर्स है क्योंकि वो फार्मर यूज़ करते हैं। तीसरा है गुड कैरियर्स, जैसे बड़े व्हीकल्स हो गए, जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, तो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ रजिस्ट्रेशन टाइप की बात करें कि देखा जाए कि क्या कौन से फ्यूल वाले हो रहा है, तो अभी देखा जाए तो रेड जो आपको सर्किल में जो एरिया दिख रहा है, रेड बहुत स्मॉल एरिया है। ये जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। मतलब अभी भी इंडिया में मेजॉरिटी जो है वो फ्यूल बेस्ड जो कि पेट्रोलियम है, उसके बेसिस पे व्हीकल्स रन हो रहे हैं। जो कि अभी आगे का हम 10 साल या 20 साल का प्रेडिक्शन करें, जो ये व्हीकल का जो ग्रीन एरिया है एलपीजी का, ये कम होने वाला है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एरिया बढ़ने वाला है। तो जब एरिया बढ़ने वाला है, इट मीन्स इसकी डिमांड बढ़ेगी और काफ़ी लोगों को अभी से उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव किए गए हैं कि आगे के जो 5 साल या 10 साल हम ऐसे गुज़ारें जिसमें कि हम लोगों को ट्रेन करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड एरियाज़ पे। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया है, इसमें एफडीआई का 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया है। यदि आप ईवी से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, आप इंडिया में मार्केट में आपका स्वागत है।
आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी दी रखी है कि जो भी व्हीकल है, जैसे आप कोई दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है कि 10 साल के बाद आपको अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि यदि आपने पेट्रोलियम एलपीजी बेस लिया है, मतलब तो आपको 10 साल के बाद आपका व्हीकल बेकार है, मतलब आपको रीसेल करना पड़ेगा। तो वो एक्चुअली वो फिर क्या हो रहा है कि इतना लार्ज अमाउंट जो व्हीकल है, वो जा कहाँ रहा है, वो एक्चुअली स्क्रैप बन जा रहा है। तो जब स्क्रैप बन जा रहा है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि यदि आप इस व्हीकल को यदि ईवी में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसकी लाइफ फिर बढ़ जाएगी। तो ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने लाई। दूसरा, गवर्नमेंट ने फेम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसके तहत गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, आपका भोपाल सिटी हो गई, तो जो मेजॉरिटी जो बड़ा सिटी है जिसमें पॉपुलेशन एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर क्यों ना जो कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे बसेज़ हैं, वो उनको रिप्लेस कर दिया जाए ईवी के साथ। इट मीन्स कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जो व्हीकल का बेस है, वो थोड़ा-सा पेट्रोलियम की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल के टुवर्ड्स हो और सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम आगे बढ़ें। नाउ द मेन चीज़ क्या है जो बहुत अच्छा मुझे लगा है कि भारत सरकार का एक अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक्चुअली क्या है कि व्हीकल की बहुत बड़ी लार्ज फ्लीट है। और आपने भी देखा होगा कि आपका जो भी बचपन का सपना था कि नहीं हम कभी आर्मी ऑफिसर बनेंगे या ऐसे, तो आपने देखा होगा वो हमेशा जिप्सी यूज़ करते हैं। तो ऐसी जिप्सी हज़ारों मात्रा में वहाँ पर हैं। लेकिन क्या है कि वो ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी हैं। और नई व्हीकल रिप्लेसमेंट गवर्नमेंट चाह रही है कि हम पूरी ईवीज़ को, जो भी एक्जिस्टिंग पेट्रोलियम व्हीकल है, जो पेट्रोलिंग करने के लिए हैं, आर्म्ड फोर्सेस को उसको रिप्लेस कर दिया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल से। और यदि हम वर्ल्ड का सिनेरियो देखा जाए, तो ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर 1 का सी, हियर जो जीएम डिफेंस करके कंपनी है यूएस ने, उसने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रिक इन्फेंट्री स्टार्ट कर दी है। मतलब आर्मी में एक अलग से इन्फेंट्री स्टार्ट हो गई है जो कि ईवी की है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में डिफेंस सेक्टर्स में भी काफ़ी लार्ज इन्वेस्टमेंट होने वाला है ईवी से रिलेटेड। और इंडिया भी कहते हैं, आर्म फोर्सेस भी, हमने क्या किया है कि महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से भी एक साइन किया है कॉम्बैट व्हीकल परचेज करने का। लेकिन ये जो कॉम्बैट व्हीकल का जो आप अमाउंट देख रहे हैं, 1056 करोड़, 1056 करोड़, ये एक्चुअली ये भी पेट्रोलियम व्हीकल है। बट सपोज मान लो ये ईवी में कन्वर्ट होता है, इस तरह के व्हीकल, तो इसका मतलब है कि डिमांड आगे बढ़ने ही वाली है। नाउ अब हम बात करें ईवी के सेगमेंट्स में कि हम ईवी में क्या-क्या हो सकता है, कहाँ-कहाँ अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। देखो, एक्चुअली क्या है कि बैटरी और सेल्स को पैकेजिंग करने के लिए भी स्किल्स वाले लोग चाहिए। दूसरा, व्हीकल में कंट्रोल सिस्टम में काम करने के लिए लोग चाहिए। तीसरा, व्हीकल के आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन करे कि क्या पर्टिकुलर साइज़ में, इस साइज़ में ये मोटर फिट हो सकती है कि नहीं, उनके लिए। दूसरा, थर्मल मैनेजमेंट, क्या कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो पा रही है, क्या कहीं बैटरी फेल हो जा रही है, क्या मोटर की वायर जल जा रही है, तो थर्मल मैनेजमेंट भी आल्सो इम्पोर्टेंट रोल। दूसरा, इंजन एंड ट्रांसमिशंस की गियर कितने होने चाहिए, कपलिंग कैसी होनी चाहिए। फिर मटेरियल्स पे आता है कि यदि हम मटेरियल्स की बात करें कि कौन-सा ऐसा मटेरियल्स यूज़ करें जो लाइट हो और साथ में साथ क्या स्ट्रेंथ में भी मजबूत हो कि वो टूटे ना। सेकंड आता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, कि आपने तो ये चीज़ कर ली है, तो किसी को इस एरिया में भी स्किल्स होना चाहिए कि ओवरऑल प्रोटोटाइप को बनाने के टाइम पे क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? क्या कोई ऐसी पॉलिसीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं? तो जो पॉलिसीज़ मेकर हैं, उनको भी ट्रेन करना है अपने इंडियन यूथ को कि वो ये जाने कि क्या-क्या पॉलिसीज़ हैं, जो एसेंशियली काम कर सकती हैं ईवी डोमेन्स में। देन सेफ्टी कंसर्न्स में भी लोगों को आना है, जिसमें वो लोग कई तरीके के फायर डिस्टिंग्विश मटेरियल्स कहते हैं पे रिसर्च कर सकते हैं जिससे कि कोई आग ना लगे। जैसे लिथियम आयन बैटरीज़ है, तो क्या ऐसा मटेरियल उसके उस सरफेस पे बनाया जाए जो उसको कूल कर सके और जो फटने में उसको या थर्मल उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी हो कि उसको मैनेज कर सके। तीसरा आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब है कि जो इंटीरियर है क्या कि ईवीज़ का, उसको कैसे यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। मीन्स कितना, क्या कोई ऐप हो जिसके ऐप के थ्रू हम मोटर्स को स्टार्ट कर सकते हो या ऐप के थ्रू हम कार के विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ ये जो सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा यूथ को फ़ोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आगे के 10 साल में काफ़ी बूम आने वाला है ईवी सेक्टर्स में। नाउ अब हम बात करते हैं पावर ट्रेन्स की। तो एक्चुअली जो पावर ट्रेन्स है,
वो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। जैसे कि यदि हम नॉर्मल बात करें तो आईसी इंजन ज होता है, जिसको हमने अभी रिप्लेस क्या कर दिया है ईवीज़ के मोटर से। देन इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टर या जनरेटर चाहिए होता है, तो हमें स्टार्टर जनरेटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्या है कि हमें उसे कंट्रोल करना है, जैसे हमें मान लीजिए डिफरेंट कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, जैसे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड हो गया, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल हो गया, वेक्टर कंट्रोल मेथड हो गया। ये क्या-क्या मेथड है और कैसे हम इसको कहते हैं इन्वर्टर के थ्रू मोटर को ऑपरेट करेंगे, इसके लिए कंट्रोल सर्किट होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल पैकेजिंग बात किया जाए तो मोटर्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राइव सिस्टम है, जिसमें हम कंट्रोल की बात करते हैं, जिसमें हम कंट्रोल एल्गोरिदम की बात करते हैं, साथ में साथ हम मोटर के स्ट्रक्चर और वाइंडिंग्स की बात करते हैं कि क्या कोई ऐसी मोटर की वाइंडिंग है जो मोटर्स को स्मूथ स्टार्ट दे रही है। सपोज़ मान लीजिए कोई ऐसी मोटर आपने बना दिया जिसमें कॉगिंग फिनोमेना ज़्यादा है, मतलब स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो वो डिज़ाइन भी एज़ अ फेलियर है, तो आप उस डिज़ाइन मोटर को आप अपने पावर ट्रेन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस जो है वो आगे काम आएगी। नाउ द स्लाइड इज़ द पावर ट्रेन। अब इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो मोटर्स है वो कहाँ पर लोकेट करेंगे। हमारे पास ईवीज़ आ गई, बैटरीज़ है, लेकिन हमारे पास मोटर्स की लोकेशंस भी अलग-अलग है। सपोज़ सिंगल मोटर है जिसमें हमने आगे फ्रंट व्हील में मोटर लगा दी और जो राइट आप जो लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, राइट साइड देख रहे हैं पिक्चर, जिसमें 2 रेड कलर्स में इमेजेस हैं। ये जो रेड कलर्स हैं वो एक्चुअली मोटर की लोकेशन है, जो ये बता रही है कि अ, ये 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है। 4 व्हील ड्राइव जैसे आपने थार देखी होगी, महिंद्रा की थार, इसमें आगे के पहिए भी चलते हैं और पीछे के पहिए भी चलते हैं। मतलब चारों व्हील एक साथ ड्राइव करते हैं। तो इसका मतलब है कि क्या 2 मोटर अलग-अलग लोकेशन में यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आता है डुअल मोटर पावर ट्रेन में यदि हम बात करें, तो इसमें भी अलग टाइप के कॉन्फ़िगरेशन आते हैं। जैसे ट्रिपल मोटर आता है, 4 मोटर। अब ट्रिपल मोटर्स मीन्स क्या है, जो सिंगल मोटर है, क्योंकि जो मेन लोड है, जो मोटर को थ्रेशोल्ड देता है, उसमें हम जो बैक व्हील है, जो मोटर को आगे के लिए पुश कर रहा है, जो बैक व्हील है, उसमें क्या हम 2 मोटर यूज़ कर लें कि 1 मोटर यूज़ कर लें, या फ्रंट व्हील में हम 2 मोटर यूज़ कर लें या 1 मोटर, ये सब कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक ड्राइव पावर ट्रेन में। उसी तरह 4 मोटर्स हैं, मतलब हर एक व्हील के लिए 1 मोटर्स है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है डिपेंड अपॉन द पावर ट्रेन वेयर द मोटर इज़ प्लेस्ड। नाउ बेस्ड ऑन दिस सेगमेंट्स देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कोई बोलते हैं सीरीज एचईवी, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, parallel HEVs and series parallel HEVs. This is the combination where you put the generator and engines. The hybrid electric vehicles means यहाँ पर IC इंजन भी है और आपके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी मोटर्स भी है, और उसको कैसे अरेंजमेंट करना है उस हिसाब से मोटर के केसेस को क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन वेयर यू वांट टू पुट द इंजन विद IC इंजन विद मोटर्स। नाउ अब हमने तो चलो ये पावर ट्रेन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम बात मान लो, सपोज़ किसी भी मोटर को हम यदि टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के क्या-क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, मतलब लोड में कैसे वेरिएशन हो सकते हैं। तो हम ये जो फिगर है सिंपली ई-रिक्शा का है। सपोज़ स्टार्टिंग में कोई लोड अलग टाइप का होगा, मतलब स्टार्टिंग में सपोज़ वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करना चाहती है। फिर उसको मान लीजिए स्मूथ सरफेस मिल गया, मतलब जहाँ पर प्लेन रोड मिल गई, तो वहाँ पर लो स्पीड में मान लीजिए उसको रन कर रहे हैं, तो उसपे अलग इम्पैक्ट आएगा। अब मान लीजिए कोई एक स्लोप है जहाँ पर मोटर को ई-रिक्शा को चढ़ना है, तो ई-रिक्शा जनरली देखा गया है कि स्लोप में चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए मोटर को, उसको पिक अप करने के लिए। और जहाँ पर फिर स्मूथ मिला, फिर हाई स्पीड यूज़ कर सकते हैं। फिर मान लीजिए सडन स्लोप डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब ब्रेकिंग करना होगा, उसको उसकी स्पीड को अपोज़िट डायरेक्शन में रोटेट करना होगा मोटर को, या स्लो करना होगा। तो ये जो प्रोसीजर है, तो ये डिफाइन करता है कि क्या लोड का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है, मतलब चेंजेस कैसे हो सकते हैं लोड में। नाउ एज़ अ एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें, एक मोटर को, ये जो फिगर दिख रहा है, फिगर पॉइंट 2, जिसमें टेस्ट सेटअप दिखाया गया है चेसिस का डायनेमोमीटर के साथ। एक्चुअली क्या है कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जो रिसर्च में क्या होता है कि आप मोटर्स ई-रिक्शा को आप रन कराते नहीं, रन नहीं कराते रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टेरेन में, लाइक आपको कहीं ऑफ रोड करना है, ऑन रोड करना है या हाईवे में चलाना है, तो उसके लिए क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम डायनेमोमीटर बोलते हैं। हम उस डायनेमोमीटर में
कोई भी जो एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए ई-रिक्शा एप्लीकेशन उसको फिट करते हैं और डायनामोमीटर को ऐसे रोटेट करते हैं डिफरेंट एक्सेलरेशन देके, जिसमें हम इडलिंग करेंगे, उसको एक्सेलरेशन करेंगे, डी-एक्सेलरेशन करेंगे, क्रूजिंग मोड में ले जाएँगे और उसपे फिर क्या चेंजेस आ रहे हैं इसकी एक एनालिसिस होती है। उसके बेसिस से हम डिसाइड करते हैं कि ये जो मोटर्स है या ये जो पावर ट्रेन है ये फुल अपने कैपेसिटी पे कम कर रहा है कि नहीं? यदि नहीं कर रहा है तो क्या इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं? तो ये सब जो तरीके हैं, ये सब भी एक टेक्नोलॉजी को नीड प्रोवाइड करते हैं ईवी में और ये भी एक मार्केट गैप है जिसमें लोग आ सकते हैं कि टेस्टिंग कैसे किया जाए ईवी की। नाउ यू हैव टू सी जो ये एक लेफ्ट में एक आपको एक पिक्स दिख रही है जिसमें एक पर्सन जो है एक आदमी है वो 2 पिक्स लेके 2 मोटर्स लेके रखा हुआ है। एक जो बड़ी मोटर है, एक छोटी मोटर है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि दोनों मोटर जो हैं वो सेम कैपेसिटी पे सेम काम कर रही हैं। इसका मतलब है क्या? क्या रिसर्च में या इंडस्ट्री में कोई ऐसा काम किया जा सकता है कि जो एक्जिस्टिंग मोटर है उसके साइज़ को कम किया जाए और वो सेम काम करे एज़ जो ऑलरेडी बल्की मोटर जो कई टाइम से पुराने टाइम से चली आ रही है, क्या उनके साइज़ को कम किया जा सकता है? तो ये भी एक डोमेन है जिसमें लोग आके काम कर सकते हैं, जिसमें बच्चा को एक इंटरेस्ट आ सकता है कि क्या ऐसा भी डोमेन है जिसमें चीज़ों को कम किया जा सकता है, लेकिन सेम कैपेसिटी की चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। नाउ अब क्या है कि मोटर्स जो है आपने वॉल्यूम कर दिया, साइज़ कम कर दिया, लेकिन क्या कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कौन-सी टाइप की मोटर होती है। जैसे पीएम मोटर आपने देखा होगा जिसे बोलते हैं पीएमएसएम। उसमें क्या होता है कि रोटर के में परमानेंट मैग्नेट्स को इंसर्ट करते हैं और वाइंडिंग्स होती है। दूसरा जो सबके पास सबके घरों में भी यूज़ होती है और हर जगह लोग यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इंडक्शन मोटर जो कि प्योरली वाइंडिंग्स रहती है उसमें, उसमें कोई भी परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। बट वो उसका अब प्रॉब्लम ये है कि हम हर मोटर को हर एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ उसका भी एक टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक होती है और उस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पे उस मोटर को ऑपरेट किया जाता है। तो जो ये फिगर दिख रहा है जिसमें हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को एक मैप कर रहे हैं, तो बेस रीजन बेस स्पीड के अराउंड मतलब आपकी कोई स्पीड बेस स्पीड है मान लीजिए 2000 आरपीएम है जो बेस स्पीड है और 5000 आरपीएम जो है वो आपकी मैक्सिमम स्पीड है। तो जो मिड में काम कर रही है तो इसका मतलब इंडक्शन मोटर। तो सपोज़ मान लो मुझे स्टार्टिंग में हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, जैसे कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए बट मुझे स्पीड नहीं चाहिए। तो मतलब आप उसको इस रीजन में ऑपरेट कराएँगे मतलब कंटीन्यूअस टॉर्क जो रीजन है उस पे आपको ऑपरेट कराना है। तो आपको क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है क्या सरफेस में हम यदि परमानेंट मैग्नेट क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होता है। यदि हम उसको यदि सरफेस के रोटर में मैग्नेट लगाते हैं, तो क्या हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की मोटर बन सकती है क्या? तो ये सब चीज़ें जो एनालिसिस करते हैं, ये भी एक रिसर्च का पार्ट है कि किस मोटर को कहाँ पे प्लेस करना है। नाउ अब प्रॉब्लम क्या आती है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए किसी भी मोटर की? तो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हाई टॉर्क डेंसिटी मतलब होनी चाहिए। मतलब पर्टिकुलर वेट पे इतना टॉर्क देना चाहिए। पावर डेंसिटी मतलब इतना पावर आउटपुट देना चाहिए वेट वेट रेशियो पे। और उसका स्पीड रेंज क्या है? जैसे मान लीजिए 2000 आरपीएम द बेस है, तो 2000 का यदि सीपीएसआर जो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पावर स्पीड रेंज, यदि वो 2 है या 4 है तो मतलब 5 सपोज़ 2000 अगर बेस आरपीएम है और सीपीएसआर 2 है तो मतलब 4000 तक मैक्सिमम जा सकती है। तो वाइड स्पीड रेंज होना चाहिए और पर्टिकुलर जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने पीछे दिखाई थी, वो एक ऑपरेटिंग एरियाज़ है, तो वहाँ पर हाई एफिशिएंसी भी मिलना चाहिए। ठीक है? और मोटर को लोड की कैपेबिलिटी को रेसिस्ट करने के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। दूसरा, वो नॉइज़ ना क्रिएट करे, मतलब चलने में आवाज़ ना आए और वाइब्रेट भी ना करे। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ईवी में। नाउ अब क्या जो आगे का जो रिसर्च चल रहा है, वो एक रिसर्च है जो बड़ा यूनिक बोलते हैं। अभी हम क्या देखते हैं कि एक सिंगल रोटर है और सिंगल स्टेटर है और हमने अभी जो प्रीवियस पावर ट्रेन पे जो डिस्कस किया कि मोटर की प्लेसमेंट इन पावर ट्रेन में वो आर्किटेक्चर को डिफाइन करती है। जैसे 4 व्हील ड्राइव है जो हम महिंद्रा थार में देखते हैं मतलब आगे के पहिए और पीछे के पहिए दोनों उसको एक्सेलरेशन दे रहे हैं। तो क्या उसमें अलग-अलग 4 मोटर लगाना सही है? क्या एक मोटर लगा के दोनों व्हील को रन किया जा सकता है क्या? तो वैसा जो फ्यूचर में कॉन्सेप्ट जो आ रहा है मोटर में, उसमें 2 रोटर आ रहे हैं एक ही मोटर के अंदर और वो जो मोटर है, वो 2 कपलिंग के थ्रू
चारों व्हील से एक मोटर सेंट्रलाइज होके चारों व्हील से कनेक्टेड है। तो ये एक फ्यूचर स्कोप है मोटर में डिजाइन करने का, सोचने का। नाउ डिफरेंट कंपैरिजन है। तो पीएम मोटर, यदि हम किसी भी मोटर में यदि परमानेंट मैग्नेट मोटर रखते हैं, तो उसका तो कोई भी मोटर से कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। बट प्रॉब्लम क्या है? प्राइस। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि चैलेंजेस है, पीएम परमानेंट मैग्नेट लाएँगे कहाँ से? क्योंकि परमानेंट मैग्नेट इंडिया में नहीं मिलता ईज़िली, क्योंकि ये सब चाइना से इम्पोर्टेड होता है। तो इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो बिना पीएम के भी सस्टेन कर जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी डेवलपमेंट फेज में चल रही है, रिसर्च कर, जिसमें कई आईआईटीज़ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिनको बोल रहे हैं सिनारा मोटर, स्विच रिलक्टेंस मोटर। इंडक्शन मोटर में भी पॉसिबिलिटी दिखी जा रही है, क्या इंडक्शन मोटर को भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? This is the this slide belongs to the overall the structure of the PM motors as we हमने जो बताया था कि जो PM मोटर्स है वो बहुत अच्छी है, बट इसके डिपेंड पे बट ये डिपेंड्स करता है कि आप परमानेंट मैग्नेट कहाँ प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि जो लेफ्ट साइड में जो फिगर 1 है, जिसको हम बोल रहे हैं सरफेस माउंटेन परमानेंट मैग्नेट मोटर, इसमें रोटर के सरफेस पे मैग्नेट है। जबकि राइट साइड में जो फिगर दिख रहा है, उसमें रोटर के इनसाइड मैग्नेट है। तो उसको हम इंटीरियर परमानेंट मैग्नेट मोटर बोलते हैं, और जब सरफेस पे आ जाता है तो उसे सरफेस माउंटेड मैग्नेट मोटर बोलते हैं। इन दोनों का जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो डिफरेंट है, कि जैसे सरफेस माउंटेड मोटर मैंने आपको बताया था, जहाँ पर स्टार्टिंग में हायर टॉर्क चाहिए बट स्पीड नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम एसपीएमएसएम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर स्पीड हाई चाहिए बट स्टार्टिंग टॉर्क उतना नहीं चाहिए, मिड में चाहिए, तो वहाँ पर हम आईपीएसएम यूज़ कर सकते हैं। नाउ द मोटर मार्केट क्या है? एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जो मोटर मार्केट देखा जाए तो वो बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें कि हम बात करें मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी से फार्मिंग किया जाए, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से किया जाए, जिसमें कम टाइम पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो। अब उसमें क्या है कि जो थ्रेशर्स आ रहे हैं, जो स्प्रिंकलर आ रहे हैं, क्या उसमें मोटर्स यूज़ हो सकती हैं रोटेट कराने के लिए? क्या जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं उनमें ईवी हो सकते हैं कि नहीं? तो इसलिए ईवी मार्केट भी फार्मर्स के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा मैटर है ऑटोमोटिव सेगमेंट में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। दूसरा आता है पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बातें बात। एक्चुअली पावर सेक्टर में बहुत बड़ा ह्यूज मार्केट है। जैसे-जैसे ईवीज़ ग्रोथ करेंगी, उस तरह चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो भी ग्रो करेंगे, क्योंकि ईवी की डिमांड के लिए, ईवी के लिए चार्जिंग सिस्टम चाहिए। तो वो मार्केट जो है, वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहा है। दूसरी बात, जनरेशंस में बड़े-बड़े मोटर्स और जनरेटर्स यूज़ होते हैं। क्या उसको हम ईवी में फ्यूचर में इतने बल्क जो कंस्ट्रक्शन होता है मोटर्स का, उसमें क्या-क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो भी एक अलग एरिया है। दूसरा है डोमेस्टिक यूटिलिटीज़ में, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे कि आपके जो फैन थे, ओल्ड फैन इंडक्शन मोटर्स में आते थे। नाउ अब बीएलडीसी बेस्ड फैन आ गए हैं, घरों में जो फैन चलते हैं वो बीएलडीसी बेस्ड अब आने लग गए हैं। और मैंने ये भी रिसर्च में देखा है कि एसआरएम बेस्ड भी फैन मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं। जो बीएलडीसी बेस्ड जो फैन मार्केट में आए हैं, उनका बेस्ट एडवांटेज क्या है कि वो ईज़िली टू ऑपरेट है। आप उसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो, उसकी मैग्नेट की इंटेंसिटी को बढ़ा-बढ़ा सकते हो। मतलब ओवरऑल और उसके बाद उनका जो आरपीएम रोटेशन स्पीड है वो फैन का, वो इंडक्शन मोटर की स्पीड से कहीं ज़्यादा है। तो ये जो मार्केट है वो बहुत लुक्रेटिव मार्केट है। मोटर्स में भी कई एरियाज़ हैं जिसमें लोग आज भी काम कर सकते हैं। नाउ द फ्यूचर स्कोप। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने तो ईवी बना दी, लेकिन ईवी तो को सब तो ऐसा तो नहीं है, उसके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भी लोग चाहिए होंगे। तो रेट्रोफिट एक ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं कि यदि आपके पास पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल है, आप उसको हमारे पास लाइए शोरूम में, हम उसको ईवी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो वर्ड है रेट्रोफिटिंग, ये मतलब है कि एक्जिस्टिंग पेट्रोलियम बेस को ईवी में कन्वर्ट करना। अब इसमें क्या है, आईआईटी दिल्ली का एक्चुअली मैं आईआईटी दिल्ली से बिलॉन्ग करता हूँ, तो एक स्टार्टअप कंपनीज़ है, जिसे टेडपोल बोलते हैं, उसका एक इनिशिएटिव है, उसने इंडियन आर्मी की जिप्सीज़ को ईवी में कन्वर्ट कर दिया है। और अभी 10 जो जिप्सी का ऑर्डर मिला है इंडियन आर्मी से, जो रेट्रोफिट हुआ है, और वो डिलीवर्ड कर दिया उन्होंने सक्सेसफुल। तो ये भी एक विज़न बनाया है स्टार्टअप कंपनीज़ का, कि जो एक्जिस्टिंग गवर्नमेंट में जो व्हीकल है और जो बेकार हो रहे हैं,
क्या उसको ईवी में कन्वर्ट करके उन्हें फिर से एक नया फ्लीट में नया जीवन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो रेट्रोफिट और मेंटेनेंस ऑफ द ईवीज़ इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट रोल वेयर लार्ज अमाउंट ऑफ जॉब्स आर देयर। बहुत ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है ईवी को रिपेयर करने की, मेंटेनेंस करने की। नाउ नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कि कहाँ से ईवी के बारे सपोज़ मान लो आपने ये सब जान लिया कि ईवी में मार्केट है, ईवी में जॉब्स है, ईवी में रिसर्च है, ईवी में ये है। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि ईवी के बारे में सीखे कहाँ से? क्योंकि बताने के लिए जो यूट्यूब में चैनल्स हैं, उनमें ओवरऑल थोड़ा-थोड़ा कंटेंट है, लाइक इन्फ्लुएंस टाइप का कंटेंट है। एक डीप एनालिसिस नहीं देता है। तो डीप एनालिसिस के लिए कई सारे लेक्चर्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला का है। ये आईआईटी मद्रास का एनपीटीईएल में आप लेक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा लेक्चर है जिसमें आपको पूरा ईवी का कोर्स मिल सकता है। दूसरा प्रोफेसर अमित जैन एंड अविनाश त्रिपाठी का है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली। ये बताता है ईवी का व्हीकल डायनामिक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे प्रिंसिपल पे काम करते हैं। एंड यदि सपोज आपको इंडियन लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको वर्ल्ड के टेक्नोलॉजीज में क्या चेंजेस हो रहे हैं, बाहर के प्रोफेसर क्या सोचते हैं ईवी से रिलेटेड, तो ईडीएक्स एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री है। उसमें अपग्रेडेशन करने के लिए आपको यदि उसमें रजिस्ट्रेशन चाहते हैं तो उसमें पैसा देना होता है, अदरवाइज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी है नीदरलैंड की, उसका इलेक्ट्रिक कार्स टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज है जो स्टार्ट हो रहा है 4 मार्च से। तो आप लोग एनरोल भी कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये अच्छा कोर्स है जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड नॉलेज दे सकता है। तीसरा है ये चांस यूनिवर्सिटी जो स्वीडन की है, उसका इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल व्हीकल्स पे कोर्सेज है। तो ये 7 वीक के कोर्सेज हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबको अपना जस्ट लॉगिन आईडी जो भी जीमेल से है उसमें आप लॉगिन करके इनमें कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। एंड ठीक है सर, यू आर डन। ओके, जस्ट वेट। ओके ओके। हाँ, ओके, थैंक्स फ्रॉम माय साइड। ओके, थैंक यू सर। अभिषेक सर ने काफ़ी इंसाइट दिया। अभी लास्ट जो हमारे